गौरव तिवारी आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन है, प्रोफेसर हिंदी विभाग, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, बीआरडी बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर। आपका आभार आज हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए जो आपने समय निकाला है, और आप एज ए रिसोर्स पर्सन आज भारतीय भाषा उत्सव में आज हमारे रिसोर्स पर्सन है। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो थोड़ा धैर्यपूर्वक बिना किसी डिस्टरबेंस के इस कार्यक्रम को सुने। जो बीच बीच में आप माइक आप अपना ऑन कर ले रहे हैं, अफजल अंसारी जी कृपया माइक म्यूट करें। और सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को म्यूट रखेंगे। ये एक तरीके का वेबिनार है भारतीय भाषा उत्सव पर। एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नई पहल है। दिनांक 11 दिसंबर 2024 से, यानी कल से ये शुरू हुआ है। श्री सुब्रमण्यम जो स्वामी, जो साउथ के तमिल एक बड़े लेखक रहे हैं, उनके जन्म दिवस पर ये शुरू हुआ है। और पूरे भारतवर्ष में भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं भारत की। इसके अलावा हजारों सैकड़ों बोलियां हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हजारों बोलियां हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, सिंपल एक छोटा सा, वहीं पे अगर देखा जाए तो 800 से ज्यादा बोलियां हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ी 800 से ज्यादा बोलियां हैं। उसमें से कई बोलियां विलुप्त प्राय होती जा रही हैं, इस्तेमाल न होने की वजह से या पलायन की वजह से, जो अपने जड़ों से जो लोग कट रहे हैं। बोलियों के साथ साथ धीरे धीरे वो कल्चर, वो संस्कृति भी खत्म होती है। जब किसी बोली के बोलने वाले, उनका दायरा सीमित होता है, उनकी संख्या घटती है, तो उससे संबंधित कल्चर और संस्कृति भी बहुत प्रभावित होती है। तो आज के हमारे जो ज़्यादातर एमए, बीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, जो अनुवाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, इस तरीके के विद्यार्थी आज हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी वेबिनार और सेमिनार है ये। मैं देख रहा हूँ कि कई विद्यार्थियों ने अपने हाथ भी खड़े किए हुए, हैंड रेज किया हुआ है। हम उनसे जरूर सवाल लेंगे। जो भी अपने विद्यार्थी जो सवाल पूछना चाहते हैं, वो हमारे रिसोर्स पर्सन मेरे बाद आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद आप हमारे रिसोर्स पर्सन या हमसे, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारीगण आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तो सभी आपसे सवाल, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। अपने जो भी जिज्ञासाएं हैं, इग्नू या इससे संबंधित किसी भी जिज्ञासा को, और आज के इस टॉपिक से संबंधित किसी भी जिज्ञासा से वो आप शांत कर सकते हैं। तो मैं प्रोफेसर गौरव तिवारी जी का अनुरोध करूंगा कि वो आए, और डॉक्टर संजय कुमार जी कार्यक्रम पर। धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा कि हमारे आज के रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर गौरव तिवारी जी, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आज अपने इस टॉपिक पर, भारत की भाषा एवं भारतीयता पर, हम लोगों को आज कुछ बताएं, हमारे विद्यार्थियों को। धन्यवाद। धन्यवाद संजय सर। मैं आभारी हूँ इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी का अपने डायरेक्टर उपेंद्र त्रिपाठी सर का और संजय सर का, कि आपने इस विषय के लिए मुझे चुना कि मैं इस पे अपनी बात रखूं। आभारी इसलिए भी हूं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी विषय पे अपनी बात रखता है, तो यह उसके लिए एक बार फिर से उस विषय से गुजरना होता है। और किसी भी साहित्य के विद्यार्थी के लिए या किसी भी विद्यार्थी के लिए अपने विषय से बार बार गुजरना, उसको खुद को मांझना होता है। बहुत अच्छा विषय है, और सुब्रमण्यम भारती जी के जन्मोत्सव के अवसर पर यह उनको एक बड़ी अच्छी श्रद्धांजलि है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में हिंदी के लिए और भारतीय भाषाओं की एका के लिए बहुत काम किया था। और इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनके लिए कुछ हो नहीं सकती है कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर
हम सब भारतीय भाषाओं और उनकी भारतीय भाषाओं में जो भारतीयता है, इस विषय पे चर्चा करें। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, मैं शुरुआत करूँगा भाषाओं के परिवार से। भारत में भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भाषाओं को अनेक परिवारों में बांटा गया है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि 12 परिवार हैं, कुछ 18 कहते हैं, कुछ तो 270 तक भाषा परिवारों की संख्या को ले जाते हैं। लेकिन मूल रूप से 12 से 18 के बीच भाषा परिवार माने गए हैं। और भारत जो इतना विशाल देश है, जो अपने विभिन्न प्रकार की भाषाओं के लिए जाना जाता है, संस्कृतियों के विभिन्न रूपों के लिए जाना जाता है, इसमें अगर हम भाषा परिवार की दृष्टि से देखें तो मूल रूप से 4 भाषा परिवार की भाषाएं भारत में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी जो भाषा परिवार की उपस्थिति भारत में दिखाई देती है, वो है भारोपीय भाषा परिवार की, जिसके लगभग 73% भारत के क्षेत्र पे जो बोले जाने वाला भाषा परिवार है, वो भारोपीय भाषा परिवार है। जैसा कि हमारे विद्यार्थी यह जानते होंगे कि भारोपीय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भारत और यूरोप की भाषाओं में समानता के ढेर सारे तत्व हैं, जिसके कारण इनको एक परिवार में डाला गया है। और भारोपीय परिवार में अगर सबसे पुरानी भाषाओं में एक मानी जाने वाली हमारी संस्कृत है, तो ग्रीक और लैटिन भाषा भी उसी भारोपीय परिवार में मानी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ये सब इसी में मानी जाती हैं। और इसमें अगर भारोपीय में हम और आगे आएंगे तो जो भारत और ईरानी एक समूह माना जाता है, वो माना जाता है कि ईरानी जो भाषा है, जो फारस वहाँ की भाषा है, और ईरानी का जो पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी भाषाएं हमारे संस्कृत से बड़ी समानता वाली हैं, बहुत नजदीकी की दिखाई देती हैं। और अनेक शब्द ऐसे हैं जो हमें देखने में मिलते हैं कि ईरानी भाषा के अनेक शब्द संस्कृत भाषा के शब्द से जुड़े हुए से लगते हैं, और लगता है कि जैसे हम भ्राता कहते हैं, वे ब्राता कहते हैं, हम सप्ताह कहते हैं, वे हफ्ता कहते हैं। ढेर सारे शब्द ऐसे हैं फारसी के जो संस्कृत के शब्दों से जुड़े हुए हैं। भारत में मैं जिस भाषा परिवार की बात कर रहा हूँ, भारोपीय भाषा परिवार, इसमें जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तक हम अगर पहुंचे, जो आर्य भाषाओं की, अभी आर्य और द्रविड़ की बात हम लोग करेंगे, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं तक पहुंचे तो इसमें जो इसको भी कई भागों में बाद में प्राकृत और अपभ्रंश को लेकर के बांटा गया। तो आप अगर भारत के नक्शे को अपने दिमाग में रखें तो सिंधी से लेकर के, सिंधी मतलब वो जो अब पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र है, उस सिंधी से लेकर के, और जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में मतलब हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ है, जिसे हम पहाड़ी हिंदी बोलते हैं। फिर पंजाब में अगर आएंगे तो जो लहंदा और पंजाबी भाषा है, और फिर गुजराती और मराठी जो उधर समुद्र से लगा हुआ हमारे देश का जो पश्चिमी हिस्सा है, गुजराती और मराठी जो भाषा है, और गुजरात के बाद जो राजस्थान का क्षेत्र है, और फिर राजस्थान के बाद जो ये हमारा हिंदी पूरा क्षेत्र शुरू हो जाता है, और राजस्थान भी हिंदी क्षेत्र में ही आता है। तो ये जो पूरा का पूरा हिंदी क्षेत्र है, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये पूरी की पूरी जो हिंदी भाषाएं हैं, ये सब भारतीय आर्य भाषाओं में ही आती हैं। और इससे अगर और आगे बढ़ेंगे पूरब की ओर, तो जो हमारी बिहारी हिंदी, बिहारी के बाद जो बंगला है, बंगला के बाद उसके बगल में जो उड़िया है और असमिया है, ये सब मतलब आप उत्तर भारत में कश्मीर के बगल से, पाकिस्तान से लेकर के और यहाँ बंगाल तक की भाषाओं को अगर देखेंगे तो इसमें से लगभग 94-95% जो भाषाएं हैं, वे भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। और उसके बाद जो दूसरा प्रमुख भाषा समूह है भारत में, वो है द्रविड़ भाषा समूह। और द्रविड़ भाषा समूह जो है, द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं, 4 मुख्य भाषाएं हैं, जिसमें आप सब जानते हैं कि तमिल सबसे पुरानी है, उसके बाद मलयालम है, तेलुगु है और कन्नड़ है। तो इन भाषाओं की भी हम अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसमें जो तमिल है, तमिल को लगभग संस्कृत के ही बराबर
पुरानी भाषा माना जाता है। और कई किंवदंतियां हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों में भाषाओं की उत्पत्ति को लेकर भी, संगीत की उत्पत्ति को लेकर भी तमाम बातें कही गई हैं कि शिव जी के डमरू से निकला। और जैसे संगीत के बारे में कहा जाता है, वैसे ही ये कहा जाता है कि तमिल भाषा जो है अगस्त मुनि, शिव जी के प्रेरणा से अगस्त मुनि के माध्यम से तमिल भाषा का उद्भव हुआ। मतलब एक ऋषि परंपरा से भाषा भी जुड़ी हुई हमें दिखाई देती है, ऐसा माना जाता है। हेलो, सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग। सर आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे? ये Don't interrupt in between the resource person whatever he is speaking. आप प्लीज आप इंटरप्ट ना करें, चैट बॉक्स ओपन है। आपको कुछ बात करनी है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि वो बीच में रिसोर्स पर्सन को इंटरप्ट ना करे प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि जो द्रविड़ भाषाएं हैं, द्रविड़ भाषाओं में जो सबसे पुरानी तमिल है, तमिल का माना जाता है कि लगभग तमिल के शब्दों का 15 से लेकर 20% हिस्सा जो है वो संस्कृत ओरिजिन से है, संस्कृत से उत्पत्ति उसकी होती है। लेकिन उससे जब आप मलयालम पे जाएंगे, जो पूरे केरला में बोली जाने वाली भाषा है, तो मलयालम भाषा का लगभग 65 से 70% हिस्सा संस्कृत से निकला हुआ माना जाता है उस भाषा का, और उतना ही तेलुगु का भी माना जाता है। और इन दोनों से थोड़ा सा कम, लगभग 60% हिस्सा कन्नड़ का माना जाता है। मतलब इन चारों भाषाएं जो भारोपी भाषा परिवार की नहीं हैं, जो आर्य भाषाओं में नहीं गिनी जाती हैं, उन भाषाओं की भी शब्दावली का एक बड़ा हिस्सा, मतलब सबसे कम तमिल में 15 से 20%, और उसके बाद मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ में 60% से ज्यादा हिस्सा संस्कृत ओरिजिन का है, संस्कृत से उत्पन्न है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। उसके बाद जो एक अन्य भाषा है वो जिससे हमारे वो जुड़ता है भाषा परिवार है, वो है कोल भाषा परिवार। कोल भाषा परिवार एक ऐसा भाषा परिवार है जिसके बोलने वालों का कोई अलग राज्य नहीं है। आप देखेंगे कि जो प्रायः भारत की जितनी प्रमुख भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं के अलग अलग राज्य हैं। जैसे तमिल भाषा के लिए एक अलग राज्य है तमिलनाडु, मलयालम वालों के लिए केरला है, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना हो गया है, और क्या बोलते हैं कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। और इधर हिंदी क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र को लेकर के, हिंदी जो भाषा है इसको लेकर के एक बृहद हिंदी प्रदेश बनाने की मांग साहित्यकारों रामविलास शर्मा और तमाम लोगों के द्वारा की जाती रही है। पंजाबी की अलग, पंजाबी भाषा बोलने वालों का एक अलग प्रदेश है, गुजराती वालों का एक अलग प्रदेश है, मराठियों का अलग है। लेकिन जो कोल भाषा परिवार है जिसमें संथाली मुख्य भाषा है, यही एक परिवार है जिसका कोई एक अलग राज्य नहीं है। उड़ीसा, उड़िया वालों का उड़ीसा है, बंगला वालों का बंगाल है, लेकिन झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में कोल भाषा परिवार की भाषाएं हम पाते हैं, देख सकते हैं। एक जो है नाग भाषा परिवार है। नाग भाषा परिवार में की जो भाषाएं हैं, ये नाग भाषा परिवार चीनी तिब्बती भाषा परिवार से जुड़ता है। और हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, जो कश्मीर में कुछ कश्मीरी का कुछ हिस्सा, हिमाचली और नेपाल, सिक्किम, भूटान तो दूसरा देश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब की जो भाषाएं हैं ये नाग भाषा परिवार से जुड़ती हैं, जो कि मूल रूप से चीनी तिब्बती भाषा परिवार का हिस्सा है। और लेकिन अब देखिए, नाग भाषा परिवार के नाम से ही एक अलग राज्य है जिसको हम नागालैंड बोलते हैं। लेकिन वहां पे बाद में चल करके ईसाईयत का प्रभाव धर्मांतरण के कारण इतना ज्यादा हो गया कि भारतीय और एक अलग भाषा होने के बावजूद उसका नाम अंग्रेजों के प्रभाव से, अंग्रेजी के प्रभाव से लैंड रखा गया। लैंड अंग्रेजी का शब्द है। तो नागालैंड और वह एकमात्र ऐसा राज्य है जो नागा भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन अपनी राजकीय भाषा वो अंग्रेजी मानते हैं, या अंग्रेजी उनको ऐसा कह दिया गया है कि अंग्रेजी वहां की राजकीय भाषा है। एक और चर्चा में आता है कि आस्ट्रिक भाषा जो परिवार है, इन चारों भाषा परिवारों के अतिरिक्त एक आस्ट्रिक भाषा परिवार है जिसकी संथाल, जिसका जुड़ाव ये संथाल नहीं, खासी जो
पूर्वांचल में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, और मुंडा, इन मुंडा और खासी भाषाओं से आस्ट्रिक भाषा परिवार की ये भाषाएं मानी जाती हैं। तो ये मैं सबसे पहले आप लोगों को भारत की भाषिक विविधता की यात्रा करा रहा था कि कैसे अगर दुनिया में 12 या 18 भाषा परिवार माने जाते हैं, तो उसमें जो हमारा विशाल और महान भारत है, यह 4 भाषा परिवारों की भाषाओं को समाहित किए हुए है। अब एक तरह से तो देखने में लगेगा कि 4 भाषा परिवार और दुनिया के मतलब चीनी तिब्बती से जुड़ी हुई, आस्ट्रिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, द्रविड़ अलग कल्चर, अलग संस्कृति मानी जाती है, और आर्यों की संस्कृति से जो आर्य भाषाएं हैं, देखने में तो हमें लगता है कि अरे यहाँ पे तो कितनी विविधता है, और इस विविधता में ये भाषाएं एक साथ रहती कैसे हैं। और अंग्रेज इन्हीं बातों को लेकर के भारत की राष्ट्रीयता पे प्रश्न उठाया करते थे, और इस बात का झूठा श्रेय अपने ऊपर लेते थे कि भारत विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रीयताओं में बटा हुआ देश था, और उन्होंने क्या किया कि भारत को एक करने की कोशिश की, और भारत की जो एकता है, जो वर्तमान राष्ट्रीयता है, वो अंग्रेजों की देन है, ऐसा वे क्या बोलते हैं कि कहते हैं, ऐसा वो प्रचारित करते थे। और हमारे देश में भी बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग है जो अंग्रेजों की सरपरस्ती को या उनके ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानता है, वो सहजता से इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन जब भारत की भाषाओं के साथ साथ हम भारतीयता को देखने की कोशिश करेंगे, और यह हम जानने की कोशिश करेंगे, या इस बात का हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि क्या अंग्रेजों के आने के पूर्व भी भारत में एकता के सूत्र रहे हैं, और यदि रहे हैं तो उनका स्वरूप क्या रहा है, तो हमें लगेगा कि नहीं, यह एक प्रोपेगेंडा है जो उनके द्वारा या तमाम लोगों के द्वारा किया जाता है कि ये जो हमारी राष्ट्रीयता है ये अंग्रेजों की दी हुई है, या उन्होंने हमको एहसास कराया कि हम एक हैं और उनके आने के पहले बटे हुए थे। मैं आप लोगों का ध्यान ले चलूंगा भारत की प्राचीन जो सांस्कृतिक विरासत है, उन सांस्कृतिक विरासत में जो हमारे पुराने संस्कृत के चिन्ह हैं, मैं आपको ध्यान दिलाऊं अगर, तो आप देखेंगे कि बहुत पहले मतलब 800 ईसा पूर्व जो सुश्रुत का नाम लिया जाता है, जो भारत के पहले शल्य चिकित्सक थे, और जिन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता में और अपने अन्य ग्रंथों में यह बताया है बड़े विस्तार से कि किस प्रकार से हड्डियों के टूटने पे हड्डी जोड़ी जा सकती है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन उनके द्वारा ये सब लिखा गया है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का तत्कालीन उस समय का ढंग क्या था। वे 800 ईसा पूर्व वे सुश्रुत की भाषा संस्कृत थी। अब देखिए, सुश्रुत को माना जाता है काशी के थे। अब काशी से लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पे आप भारत के पश्चिमोत्तर इलाके की तरफ अगर ध्यान देंगे तो वहां पे तक्षशिला था, बाद में हुआ तक्षशिला, सुश्रुत के बहुत बाद में हुआ। और वह तक्षशिला जो आज रावलपिंडी के पास है, रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है। और आप लोगों ने अगर चाणक्य धारावाहिक देखा होगा या चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चाणक्य वहां से शिक्षा प्राप्त किया था। चाणक्य की जो शिक्षा हुई थी वो तक्षशिला, वो बड़ा गर्व से कहता था, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक हैं या वहां से पढ़े हैं या फला विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। चाणक्य बार बार कहता था कि मैं वहां तक्षशिला का स्नातक हूं, और गर्व से इस बात को कहता था। तो देखिए, संस्कृत भाषा सुदूर पश्चिमोत्तर, और आप अगर आदि गुरु शंकराचार्य को देखेंगे जिनका समय माना जाता है कि लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ, जिन्होंने भारत में जो आदि शंकराचार्य हैं, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन हमें दिया था, वे केरला के हैं, वे मलयालम भाषी हैं। और अनेक जगहों पे एक किताब में पढ़ रहा था, उस किताब में उन्होंने अपने आप को कहा है कि मैं द्रविड़ हूं। वे अपने आप को द्रविड़ कहते हुए, और वे संस्कृत में मतलब जो अपने आप को वो अपनी उनकी जो कृति है ललिता सहस्त्र नाम में वे स्वयं को द्रविड़ पुत्र कहते हैं, और द्रविड़ पुत्र कहते हुए वे संस्कृत में अपने ग्रंथों का सृजन करते हैं। मतलब आप देखिए कि कहाँ सुदूर पश्चिम और कहाँ सुदूर दक्षिण, और मध्य में जो मैंने अभी सुश्रुत के बारे में आपको बताया काशी। इतना ही नहीं,
मैं कहना ये चाहता हूं, और अन्य उदाहरण भी आप लोगों को दूंगा। आप देखेंगे वल्लभाचार्य जो जिनके सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं, मूल रूप से तेलुगु थे। तेलुगु मतलब वही, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के रहने वाले थे। काशी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और आप जानते हैं भारत का मतलब हिंदी का जो मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन में अगर दो लोगों की सबसे अधिक प्रभाव को देखा जाता है तो उसमें एक नाम गोरखनाथ का आता है और दूसरा नाम वल्लभाचार्य का आता है। और वल्लभाचार्य पूरी की पूरी कृष्ण भक्ति शाखा जो हिंदी की है वो वल्लभाचार्य के प्रभाव में है, उनके प्रभाव से उत्पन्न हुई है। आप लोग, मैं हिंदी साहित्य की भक्ति काल में नहीं प्रवेश करूंगा फिलहाल, अभी हम लोगों का विषय बहुत बड़ा है, उसमें हम लोगों को बात करनी है। तो वल्लभाचार्य वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुगल काल में भक्ति के माध्यम से राज सत्ता को एक प्रकार से चुनौती दी थी। और उनके शिष्य सूरदास, कुंभन दास आदि आदि जो लोग थे, अष्टछाप के कवियों का नाम आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा, उनके माध्यम से उन्होंने भक्ति का प्रसार इतना किया कि वो हिंदी क्षेत्र से लेकर और दक्कन तक, दक्कन माने हैदराबाद के आसपास तक के लोग कृष्ण भक्ति से, और सभी जाति धर्म के लोग, मुसलमान भी ढेर सारे जो हिंदू धर्म नहीं मानते हैं वे भी कृष्ण भक्ति से प्रभावित हुए। तो वे वल्लभाचार्य मूल रूप से तेलुगु क्षेत्र के थे। आप लोगों ने दंडी का नाम, भरत मुनि का नाम सुना होगा। भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र का सृजन किया, 200 ईसा पूर्व माना जाता है कि चारों वेदों में से उन्होंने किसी संगीत लिया, किसी से भाषा ली, किसी से गायन लिया, और लेकर के उन्होंने पंचम वेद के रूप में नाट्य शास्त्र का सृजन किया। और नाट्य शास्त्र का जो माना जाता है कि समय वो 200 ईसा पूर्व माना जाता है। और वे कहाँ के थे? वे कश्मीर के थे। और आप यह भी, आपको मैं जोड़ता चलूं, बताता चलूं कि कश्मीर जो है, वो जो कश्मीर पंडित हम बोलते हैं, वह इसलिए पंडित बोलते हैं, वहां पंडित किसी जाति या ब्राह्मणों के लिए ही नहीं कहा जाता है। वह ज्ञान विज्ञान का ऐसा प्रतिष्ठित केंद्र था जैसा आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज दुनिया में मानी जाती हैं। और वहां पे नाट्य शास्त्र के अलावा बाद में चलकर जो शैव प्रतिविज्ञान दर्शन का केंद्र बना, और वहां पे अभिनव गुप्त आदि बड़े बड़े संस्कृत के आचार्य हुए, और उन्होंने अपने अपने ढंग से वहां पे साहित्य का सृजन किया। मतलब वह कश्मीर जहां से संस्कृत और संस्कृत की संस्कृति को लगभग अब समाप्त हो गया है। हो सकता है 150 वर्षों बाद हम अगर न पढ़ें तो न जान पाए कि वह संस्कृत का भी उतना ही बड़ा केंद्र था जितना बड़ा केंद्र हम काशी को मानते हैं आज, वो उतना बड़ा केंद्र था कश्मीर। और वहाँ ज्ञान विज्ञान, इसीलिए वहाँ के लोगों को, चूंकि वहाँ पे ज्ञान की बातें ज्यादा होती थी और पंडित माने होता है विद्वान, तो वहाँ के विद्यार्थियों को हम पंडित कहते थे। और वहीं से वो पंडित की, कश्मीरी पंडित की जो परंपरा हम कहते हैं, वो ज्ञान से जुड़ी हुई परंपरा है, न कि किसी जाति या धर्म से जुड़ी हुई परंपरा है। आप लोगों ने दंडी, संस्कृत काव्य शास्त्र को जानने वाले आचार्य दंडी का नाम जानते होंगे। वे चालुक्य वंश से जुड़े थे और कर्नाटक के रहने वाले थे। मैं इन नामों को बता के, आपने चंडीदास का नाम सुना होगा, या चंडीदास, या इधर शंकर देव का नाम सुना होगा जो पूर्वोत्तर भारत के समय के थे। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति जो 4 भाषा परिवारों को लेकर के चलती है, जिसमें 4 भाषा परिवार हैं, वहां पे एक समय ऐसा था जहां हमारी संस्कृत भाषा जो थी वो सांस्कृतिक एकता को बांध रही थी, और जिसे हम कहते हैं कि एक दूसरे को कनेक्टिंग लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, या वह भाषा कहा जाता है जो विचार विनिमय की भाषा थी, ज्ञान की भाषा थी। मतलब केरल से लेके, तमिलनाडु से लेकर के, तेलुगु क्षेत्र से लेकर के, और सुदूर रावलपिंडी तक, कश्मीर तक, ये पूरा का पूरा भारत संस्कृत में ज्ञान की बातें कर रहा था, लिख रहा था। और उस समय भी लिख रहा था जब हमारी देवनागरी अभी उत्पन्न नहीं हुई थी। आप देखेंगे कि देवनागरी जो द्रविड़ लिपियां हैं, अगर हम लिपियों की बात करें, लिपि और भाषा दोनों को समझना जरूरी है। इस पे भी 1-2 मिनट की थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। जो द्रविड़ लिपियां हैं
उनकी भी उत्पत्ति के लिए माना जाता है कि उनकी भी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से होती है। और जो हमारी देवनागरी लिपि है, इसकी भी उत्पत्ति के संदर्भ में यह माना जाता है कि जो देवनागरी लिपि है, इसकी भी उत्पत्ति का स्रोत ब्राह्मी लिपि में ही है, और ब्राह्मी लिपि से ही दोनों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो अब देखिए, लिपियों के अंतर से कई बार भाषाओं के स्वरूप बदल जाते हैं। लिपियों के अंतर बड़ा महत्वपूर्ण ये अंतर है। इस अंतर को हमें जानने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को एक दो छोटे छोटे उदाहरणों से अपनी बात कहना चाहूंगा, और लिपियां कितना प्रभावित होती हैं, कैसे जिंदा रहती हैं, कैसे मर जाती हैं, यह जानना आज जब हम लोग भाषा के बहाने, सुब्रमण्यम स्वामी के बहाने आज चर्चा कर रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है। और ऐसा माना जाता है कि भारत में प्रतिदिन इतनी भाषाएं थी कि भाषाएं मर रही हैं। पूर्वोत्तर की ढेर सारी भाषाएं इसलिए मर गईं क्योंकि उनकी अपनी कोई लिपि नहीं थी। ढेर सारी भाषाएं, हजारों भाषाएं मर गईं, समाप्त हो गईं। कई कई भाषाएं ऐसी हैं, मैं एक व्याख्यान सुन रहा था एक पूर्वोत्तर के विद्वान का, उन्होंने कहा कि एक भाषा तो ऐसी है कि जिसको बोलने वाला एक ही व्यक्ति है, जिस दिन वो मर गया उसके साथ वो भाषा समाप्त हो जाएगी। तो भाषाएं मरती भी हैं, और कई बार लिपियों के अभाव में भाषाओं का धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हो जाता है। आप लोग जानते होंगे, लिपियों के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात समझाना चाहूंगा। आप लोग जब टीवी पे या मोबाइल में कभी किसी पाकिस्तानी कमेंट्रेटर या राजनयिक को सुनते होंगे, इमरान खान को अगर आप सुनते हो, या ये क्या बोलते हैं, शोएब अख्तर कई बार भारत में कमेंट्री करने आते हैं, या दुनिया में कहीं और उर्दू में कमेंट्री करते हैं, तो आपको लगता होगा कि अरे इनकी भाषा तो एकदम हमारी हिंदी की जैसी है। लेकिन जब उनका लिखा हुआ आप पढ़ते हैं, तो चूंकि उनकी जो लिपि है फारसी या अरबी लिपि में उर्दू लिखी जाती है, तो आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्या बोलते हैं कि फारसी या अरबी लिखने में आपको नहीं पढ़ने में आती है वो उर्दू, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो हमारी ही जैसी बात की जा रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि जो उर्दू है वो हिंदी का ही एक दूसरा रूप है। जैसे हिंदी और उर्दू दोनों की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। उर्दू में क्या हुआ कि फारसी के शब्द ज्यादा आ गए, और हिंदी में संस्कृत के शब्द आ गए, और उर्दू वालों ने चूंकि उसमें से मुगल आदि अपनी राजभाषा, राजकीय भाषाओं में उन्होंने अरबी और फारसी के लिपि का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो वह जो उर्दू भाषा थी धीरे धीरे हमसे दूर होती चली गई पढ़ने की दृष्टि से। और हम अभी भी बात करते हैं और सुनते हैं तो हमें लगता है कि वह एकदम से अलग मतलब बात करने में हमारी है और पढ़ने में लगता है कि दूसरी है। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा था जब जायसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जायसी की जो पद्मावत है वो फारसी लिपि में लिखी हुई थी, और फारसी लिपि में लिखी होने के कारण जब उर्दू वाला आदमी उसे पढ़ता था, उसकी भाषा अवधी थी, लिपि फारसी थी, तो उर्दू वाला जब पढ़ता था तो उसको लगता था पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और हिंदी वाला उसे पढ़ नहीं पाता था क्योंकि लिपि ही दूसरी थी। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब उस ग्रंथ को देखा, और उस ग्रंथ को देखने के बाद जब उसका उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया और पद्मावत की टीका लिखी, पद्मावत की भूमिका लिखी, तब उन्होंने एक तरह से विस्तार के साथ हिंदी क्षेत्र से उसका परिचय कराया और हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में उनको प्रतिष्ठित किया, उनको जोड़ा और बताया कि हिंदी के 3 या 4 श्रेष्ठ कवियों में जायसी भी हैं। इतना ही नहीं, अब देखिए लिपि के प्रभाव से क्या होता है कि आप फिल्मी दुनिया को देखते होंगे। फिल्मी दुनिया के लोग तमाम प्रकार से हिंदी की फिल्में करते हैं, साउथ वाले भी हिंदी की फिल्में करते हैं। क्या उन्हें हिंदी की लिपि आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं? तो वो क्या करते हैं, उनका पूरा का पूरा जो सिनेमा का स्क्रिप्ट होता है, तमाम स्क्रिप्ट राइटर्स ने, अभी मैं फिल्मों पे एक कार्यशाला थी उसको मैं ज्वाइन किया हुआ था, और बड़े विद्वानों को, स्क्रिप्ट राइटर्स को सुनने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो स्क्रिप्ट है वो लैटिन में लिखी जाती है। जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं ना अपने दोस्तों को, और व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं, तो आपको अगर देवनागरी लिपि लिखना नहीं आता है, भारतीय भाषाएं लिखनी नहीं आती हैं, तो आप अपने मित्रों से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो लिखते हैं TUMKYA, आप ऐसे लिखते हैं।
वैसे ही वो पूरी की पूरी फिल्मी दुनिया की जो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी क्या होती है, लैटिन भाषा में हो रही है, मतलब अंग्रेजी में हो रही है, जिसके कारण अब उनका लिपि का ज्ञान समाप्त हो गया है। मतलब फिल्मी दुनिया में काम करने वाले ढेर सारे अभिनेता और अभिनेत्री अब हिंदी को पढ़ने योग्य नहीं रह गए हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग जिस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, इस वेबिनार में जुड़े हुए ढेर सारे विद्यार्थी हिंदी के अंकों को नहीं पढ़ पाते हैं। अभी आज से 15 साल 17 साल पहले तक जो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई जो गिनती लिखी जाती थी, वह गिनती बहुत प्रचलन में थी, लेकिन पिछले 10 से 15 वर्षों में प्रचलन से बाहर होने के कारण हम लोग लैटिन की या अंग्रेजी की जो 1 2 3 4 को इतना ज्यादा स्वीकार कर लिए कि आज अगर मैं एमए की कक्षा में किसी विद्यार्थी को अगर मैं हिंदी में तिथि लिख देता हूं तो वह कहता है कि सर आपने क्या लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूं या पढ़ नहीं पा रहा हूं। मतलब मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हिंदी के अंकों को अगर पढ़ने की क्षमता हिंदी क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों की समाप्त हो गई है, तो आप और हम यह जान सकते हैं कि किस तरह से लिपियां धीरे धीरे गायब भी होती हैं। अब लिपियों के कारण भी तमाम दिक्कतें आती हैं, यह बात आप लोगों ने जान लिया। मैं अब विभिन्न भारतीय भाषा परिवारों के बावजूद मैं आपको एक बात जो बताना चाहूंगा वो ये है कि आप प्राचीन भारतीय संस्कृत के ग्रंथों को देखें। मसलन आप अगर रामायण को देखें तो रामायण में अनेक संवाद ऐसे हैं जहां पत्नी द्वारा अपने पति को या छोटे भाई द्वारा अपने बड़े भाई को आर्य कह के संबोधित किया गया है। मतलब आर्य जो भारत में संस्कृति को लेकर के कहा जाता है कि आर्य दूसरे थे, उन्होंने द्रविड़ों को मार के भगा दिया और द्रविड़ों को मार करके एक तरफ दक्षिण में कर दिया। यह एकदम एक तरह से विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह एक प्लांटेड अवधारणा है। यह जानबूझकर अंग्रेजों द्वारा और उनके समय के विद्वानों द्वारा यह प्लांट किया गया था। यह कहा गया था कि भारत में चूंकि भारत की नियति ऐसी रही है कि विदेशों से आकर कर लोग यहाँ पे शासन करते रहे हैं और इसलिए हम नया क्या कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर आर्यों ने आक्रमण किया, तुम्हारे ऊपर मंगोलों ने आक्रमण किया, तुम्हारे ऊपर खिलजियों ने और तमाम जातियों ने आक्रमण किया, हमने क्या किया नया, आपकी नीयत यही है। यह अंग्रेज अपने ढंग से हमें बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब हम रामविलास शर्मा ने अपनी अनेक किताबों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे। और अगर हम अपने प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों को देखें, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, रामायण की भी मैं बात कर रहा था, तो रामायण का जो किष्किंधा कांड है, किष्किंधा किसे कहते हैं? किष्किंधा आज का कर्नाटक है। और राम जब सीता को ढूंढते हुए किष्किंधा तक पहुंचते हैं तो वहां पे उनको बानरों से और भालुओं से भेंट होती है। और बानरों और भालुओं में वहां पे आप देखेंगे उनके संवाद को रामायण में जो वाल्मीकि ने लिखा था, उस वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भी बाली को उनकी पत्नी तारा आर्यपुत्र कहती है, बाली को उनका छोटा भाई सुग्रीव आर्यपुत्र कहता है। और क्या बोलते हैं कि रावण, एक प्रसंग है जब रावण युद्ध में राम से लड़ते लड़ते मूर्छित हो जाता है और मूर्छित हो जाने के बाद उसका जो सारथी है वो सोचता है कि अब तो रावण मार दिए जाएंगे, तो बड़ी कुशलता से वह मुदित होते हुए बड़े खुश होकर के उनको बचा करके युद्ध क्षेत्र से भगा के लेते जाता है। तो जब वो भगा के लेते जाता है तो रावण को जब होश आता है तो रावण उसके ऊपर बड़ा नाराज होता है और नाराज होके वो कहता है कि रे अनार्य, मतलब उसको अनार्य संबोधन देता है। तो वहां पे अनार्य संबोधन जब वो देता है, कहता है कि तुमने कितना गंदा काम किया कि एक शूरवीर को तुमने युद्ध क्षेत्र से भगा लाया, मैं तो आज कहीं दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूं। तो हमें पता चलता है रामायण को देख करके कि जो आर्य शब्द है वह किसी स्पेसीज का, किसी जाति का, किसी नस्ल का परिचायक नहीं है। वहां पे जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ के लिए है, अपने से बड़े को, श्रेष्ठ को, ज्ञानी को, या जिसका व्यक्तित्व गर्व करने लायक हो उसे आर्य कहा जाता है। आर्य, आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत के ढेर सारे पात्र अपने पतियों को या भाइयों को या अपने गुरुओं को या पिता को, पितामह को आर्य कहते हैं।
तो आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठता का द्योतक है। और अगर रावण अपने सारथी को अनार्य कहता है तो ऐसा नहीं है कि रावण आर्य था और उसका सारथी द्रविड़ था इसलिए अनार्य कहता है। इसलिए वो कहता है कि यह अनार्य का मतलब हो गया कि जो अमर्यादित है, जो लज्जाजनक कार्य करता है, वह अनार्य है। मतलब एक भारत के पुराने सांस्कृतिक ग्रंथ के माध्यम से, साहित्यिक ग्रंथ के माध्यम से आर्य और अनार्य के इस अंतर को हम देख सकते हैं। आर्य और अनार्य के इस अंतर को देखने के बाद हमको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह जो अवधारणा है भारत में, और आप जब देखेंगे कि दक्षिण भारत अगर वो अनार्य थे या वे द्रविड़ थे, तो पूरे भारत में जो 4 केंद्र स्थापित किए शंकराचार्य ने, वो देखिए उनकी संकल्पना क्या थी कि वह मलयालम का आदमी जो अपने आप को द्रविड़ कहता है, द्रविड़ पुत्र कहता है, वह भारत की सांस्कृतिक एकता को किस प्रकार से स्थापित करने की कोशिश करता है। वह बद्रिकाश्रम जो उत्तरांचल में आज के है, वो वहां पे वे बद्रिकाश्रम की स्थापना करते हैं। आज के गुजरात में वे शारदा पीठ की स्थापना करते हैं। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना करते हैं और जगन्नाथपुरी में उन्होंने गोवर्धन पीठ की स्थापना की। मतलब वह शंकराचार्य जो मलयाली क्षेत्र के थे, वे भारत की सांस्कृतिक एकता को किस प्रकार से जोड़ने की कोशिश करते हैं, यह आप देखते हैं। एक और बात मैं बताऊं, आप सब में से ढेर सारे लोग ऐसा देखते होंगे कि स्नान करते समय एक स्नान का मंत्र पढ़ा जाता है, या जब हमारे यहाँ पुरोहित आकर के किसी अनुष्ठान का संपादन करते हैं तो वे जल मंत्र पढ़ते हैं। और जल मंत्र पढ़ते समय हम देखते हैं कि कहते हैं, क्या मंत्र होता है? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। तो वे जिन नदियों का, यह मंत्र पिछले अंग्रेजों के आने के बाद बनाया हुआ मंत्र नहीं है। हजारों वर्ष पूर्व से जब इस मंत्र के माध्यम से संकल्प लिया जाता है जल को हाथ में लेकर के, तो भारत का रहने वाला भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहने वाली इन नदियों का नाम लेता है। जैसे सरस्वती नदी को भले विलुप्त कहा जाए, आज भी बद्रीनाथ के पास, बद्रिकाश्रम के पास माना जाता है कि सरस्वती है जो थोड़ी देर बाद विलुप्त हो जाती है। तो सरस्वती वहां पे है बद्रिकाश्रम के पास। गंगे च, गंगा आप जानते ही हैं, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। यमुने च, यमुना भी जानते हैं। गोदावरी नदी आप देखिए क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के आसपास के इलाके में पाई जाती है। नासिक गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। गंगे च, यमुने च, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और तमाम प्रदेशों में बहती हुई चलती है। नर्मदे सिंधु सुदूर लेह लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान तक जाकर के, और कावेरी सुदूर दक्षिण की नदी है। मतलब अगर भारतीय संस्कृति में अगर हम भारतीयता को ढूंढने की कोशिश करें कि इतने भाषा परिवारों के होने के बावजूद, अलग अलग एक दूसरे के न पढ़े जाने वाली भाषाओं के होने के बावजूद, इन कितनी बड़ी सांस्कृतिक एकता थी कि मलयाली भी जब जल मंत्र पढ़ता है तो इन सभी नदियों को अपने हाथ में रख करके उनका आह्वान करता है। और कश्मीर में रहने वाला कोई कश्मीरी पंडित भी इन, मतलब एक सांस्कृतिक एकता के सूत्र हमारे संस्कृत के ग्रंथों के माध्यम से देखे जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि 7 ऐसे नगर माने गए हमारे संस्कृति में जो माने जाते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाले, मोक्षदायी नगर हैं। और आप उन नगरों का नाम आप मंत्रों में पढ़ते होंगे कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैत मोक्षदायिका। मतलब अयोध्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। माया क्या बोलते हैं, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका। काशी आप देख रहे हैं, कांचीपुरम वहां पे तमिलनाडु में, चेन्नई के पास, और अवंतिका पुरी ये उज्जैन, पुरी, द्वारावती। कौन सी पुरी? पुरी मतलब नगर, द्वारावती माने द्वारिका, गुजरात में। मतलब मोक्षदायी नगरों की भी जो संकल्पना है भारत में, वह उत्तर से दक्षिण की तरफ है। मतलब 14, मतलब इतने भाषिक विविधता के बावजूद हमारी जो संस्कृति है वो हम सबको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करती है, एक दूसरे को जोड़ती है और हमें आपस में जोड़ करके वे भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रतिष्ठापित करती है।
तो इसी प्रकार के ढेर सारे सांस्कृतिक चिन्ह आप देखते होंगे कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग की एक संकल्पना मानी जाती है कि 12 ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग किसी एक क्षेत्र में नहीं है। अगर भारत की संस्कृति अलग अलग होती तो एक ज्योतिर्लिंग जो सुदूर केदारनाथ में है और दूसरा एक बड़ा विशिष्ट है जो रामेश्वरम में है, एक सोमनाथ में है तो एक झारखंड में है, और ढेर सारे तीन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में 3 महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। तो अगर शैव संप्रदाय से जुड़े हुए ये ज्योतिर्लिंग, अगर भारत में सांस्कृतिक विविधता होती तो पूरे देश में ऐसे कैसे बिखरे होते। एक सांस्कृतिक एकता के तत्व तो थे ही। यहाँ पे शैव प्रतिविज्ञान दर्शन की बात कश्मीर में हो रही है, और अलवार और अडवारों में भी जो वैष्णव और शैव 2 प्रकार के संत पाए जा रहे हैं जो सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में है। तो और दोनों एक तरह की बातें शैव और वैष्णव को लेकर के उनके संपर्क सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब भारत में अलग अलग भाषाओं के होने के बावजूद, अलग अलग भाषा भाषियों के होने के बावजूद सांस्कृतिक एकता या जो भारतीयता जिसे कहते हैं वह बड़ी सुदृढ़ता से आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन राजनीति जो है, जब बाद में द्रविड़ आंदोलन भारत के स्वतंत्र होने के बाद, भारत की स्वतंत्रता तक इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतना विरोध नहीं था। आप देखेंगे हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने वाले जितने बड़े नाम हैं वे बड़े नाम अहिंदी भाषी हैं। हिंदी की वकालत करने वाला यदि कोई सबसे बड़ा नाम रहा है, महात्मा गांधी का नाम रहा है। मैं आज सुबह एक लेख पढ़ रहा था, मैंने उस लेख में देखा कि महात्मा गांधी किस तरह से, वो गुजराती होते हुए, महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे, इंग्लैंड में जाके उन्होंने दीक्षा ली थी, हिंदी से उनका वास्ता शुरुआत में बहुत नहीं था, लेकिन जब वो भारत आए और उन्होंने भारत को समझा तो उनको लगा कि भारत में कोई भाषा संपर्क भाषा हो सकती है तो हिंदी हो सकती है। वो गुजराती होने के बावजूद ये बात कह रहे थे। सुभाष चंद्र बोस बंगाली होने के बावजूद, तिलक ने एक व्याख्यान में कहा कि मुझे इस बात का संकोच है कि मैं मराठी हूं और मुझे मराठी आती है, लेकिन मैं इस बात का प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संपर्क भाषा हिंदी ही होनी चाहिए। जिस सुब्रमण्यम स्वामी का आज जन्मदिन है वे भी दक्षिण भारत के थे, जिन्होंने भारत में सांस्कृतिक एकता हिंदी भाषा को संपर्क भाषा में जोड़ने की बात की थी। काका कालेलकर, ढेर सारे ऐसे नाम आते हैं। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भाषाओं को लेकर के इतना विवाद नहीं था, लेकिन बाद में जब राजनीति इतनी गंदी होती है, जिस राजनीति ने हिंदी को हिंदुओं की और मुसलमानों की भाषा उर्दू को बना करके देश का विभाजन करा दिया, 2 राष्ट्रीयता की बात की, जिस सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक होने का गौरव प्राप्त है, उन्होंने भाषा के स्तर पे कहा था कि दोनों की संस्कृतियां अलग हैं और दोनों द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव उन्होंने ही डाली थी। बाद में चल के इकबाल ने उसको आगे बढ़ाया और जिन्ना उस रास्ते पे आगे चले और बाद में चल करके पाकिस्तान बन गया। अब देखिए कितनी बड़ी मूर्खता थी वो। माना जाता था कि पाकिस्तान की भाषा उर्दू होगी, जबकि वहां बोलने वालों की भाषा उर्दू नहीं थी। वहां सिंधी बोली जाती थी, बलोच बोली जाती थी और तमाम भाषाएं बोली जाती, पंजाबी बोली जाती थी। वहां के लोगों को थोपा गया और वही थोपना उनके द्वारा पूर्वी बंगाल में हुआ, जो बंगाल बाद में उस भाषिक विवाद इतना बड़ा हुआ कि उस भाषिक विवाद से पाकिस्तान 2 भागों में बट गया। इधर बंगाल वाले अपनी बंगला को नहीं छोड़ रहे थे और वे अपनी उर्दू को लादना चाहते थे, और बाद में वो विवाद बढ़ते बढ़ते नस्ल की विवाद पर आया और बाद में वहां के लोगों के द्वारा जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ, उसके बाद बांग्लादेश निर्मित हुआ। तो ये भाषिक विवाद से बांग्लादेश का उदय हुआ। और उर्दू, आप देखिए कहा गया कि हिंदी क्षेत्र में हिंदुओं की भाषा हिंदी है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है, और ऐसा कह करके हमारे कोर्ट में कचहरियों में उर्दू को थोपा गया, उर्दू को डाला गया और कोर्ट कचहरी और संपर्क भाषा उर्दू, जबकि ऐसा पूरे देश में नहीं था। ऐसा नहीं है कि केरल में भी मुसलमान की भाषा उर्दू थी, केरल में मुसलमान की भाषा मलयालम थी। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में मुसलमान की भाषा उर्दू थी, तमिलनाडु में मुसलमान की भाषा तमिल थी, कर्नाटक में उनकी भाषा कन्नड़ थी। लेकिन केवल हिंदी क्षेत्र में, जब आचार्य रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब 1857 में
सबसे पहले हिंदी क्षेत्र से सबसे कड़ा प्रतिरोध अंग्रेजों का हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ हम हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाएंगे नहीं, तब तक हम यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने वहां से हिंदू और उर्दू का विवाद ऐसा शुरू किया, दो जातियों और दो संस्कृतियों से जोड़ करके, कि हमारे अंदर विभाजन के सूत्र हो गए। और वे विभाजन के सूत्र आगे चल करके 1905 में बंगाल का उन्होंने विभाजन किया धर्म के आधार पे, और आगे चल के 47 में हमारा भारत विभाजित हो गया। तो आज जब हम सुब्रमण्यम स्वामी की जयंती मना रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से भाषा के विवाद और भाषा के पीछे की राजनीति, और कैसे भाषा के माध्यम से भाषाओं को बांटा जाता है, कैसे द्रविड़ कल्चर के नाम पे हिंदी का विरोध तमिलनाडु में इसलिए कराया गया क्योंकि किसी एक पार्टी को अपनी राजनीति चमकानी थी, और बाद में चल के वो विवाद इतना बढ़ा, जबकि पहले वो विवाद नहीं था, उस रूप में नहीं था, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए इस विवाद को पैदा किया गया। और आज हम इस विषय पे जब बात कर रहे हैं, भारतीय भाषा उत्सव के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें भारत की भाषाओं की विविधता के बीच भारतीयता के सूत्र खोजने होंगे। अगर हम ये सूत्र खोज पाए, तो निश्चित रूप से हम अपनी भारतीयता को बचा पाएंगे, भारतीय संस्कृति को और भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। बस यही बातें मुझे निवेदित करनी थी। मैंने अपनी बात जो मुझे लगा कि बोलनी चाहिए, यही बात मुझे लगभग 40 मिनट का समय बताया गया था संजय सर के द्वारा, कि जो एक कक्षा का समय होता है वही समय होगा। मेरी बात पूरी होती है। अगर इन बातों से कोई प्रश्न आपको बनता है तो आप हमसे प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर गौरव जी। इतना सारगर्भित, ज्ञानवर्धक, सरल, सुगम्य, सुबोध, कोई शब्द ऐसा नहीं मेरे पास कि मैं क्या कहूं। और हम लोग आपस में बैठ करके केवल आपकी ही चर्चा कर रहे थे कि क्या आपने जो है आज तहलका, कहना नहीं चाहिए, एक तरह से तहलका मचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरव जी। हमारे साथ हमारे क्षेत्रीय निदेशक माननीय उपेंद्र त्रिपाठी जुड़े हैं। मैं अनुरोध करूंगा सर से कि सर आज के इस कार्यक्रम में थोड़ा सा कुछ बातें आपके मुख बिंदुओं से हों, और गौरव जी हमारे साथ जुड़े ही हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो है इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पूर्व कुछ औपचारिकताएं करेंगे। डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी, क्षेत्रीय निदेशक। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं प्रोफेसर गौरव तिवारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए सिर्फ आभार और धन्यवाद ही रह गया है। इतने एक अच्छे विचार जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और हमारे विद्यार्थियों के लिए, और जो एमए, खासकर एमए हिंदी या अनुवाद के जो विद्यार्थी हैं, या बीए के जो ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी रहा। हमारे खुद के लिए कई बातें हमें सीखने को मिली, कई नई बातें समझने को मिली आपके इस उद्बोधन से। और वाकई एक 40 मिनट के एक लेक्चर में आपने जिस तरीके से भाषा के प्रकार और भाषाओं का जो महत्व है भारतीयता में, वाकई पूरी तरीके से फोकस्ड लेक्चर था आपका। और काफ़ी हमारे स्टाफ को, हमारे रीजनल सेंटर स्टाफ, हमारे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थियों ने अपने हैंड रेज कर रखे हैं। और अगर किसी विद्यार्थी से जो भी अनुरोध है मेरा कि अगर आपको गौरव जी के लेक्चर से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करें। अगर आपको उसके इतर अपनी पढ़ाई या इग्नू से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो पहले आप उसको चैट बॉक्स में लिखें। कोई विद्यार्थी जो गौरव जी के लेक्चर से संबंधित इस विषय पे कुछ और जानकारी चाहता हो और अगर वो अपने सवाल पूछना चाहता है तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इस सार गर्भित व्याख्यान के लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे पास 2 प्रश्न हैं इस जो सर ने कहा। एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो भारोपीय भाषा परिवार की एक जो संकल्पना है और जो कोल्डवेल और बाद में फ्रांसिस व्हाइट के तहत आई और सर ने भी उसी को कहा, तो क्या वे उससे सहमत हैं या नहीं? और अगर उसी विभाजन को आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं जिसके आधार पर द्रविड़ियन लैंग्वेजेस और उत्तर भारतीय लैंग्वेजेस को बांट करके देखा गया है, जबकि समानताओं के सूत्र खोजे जा सकते थे,
एक, और जबकि सर ने आगे चल करके उसको बहुत अच्छे तरीके से ठीक ठीक ट्रीट भी किया। तो एक तो ये मेरा सवाल है कि किस तरह से वो उसको देखते हैं, और कोल्डवेल की थियरी और फ्रांसिस व्हाइट ने जो बाद में प्रस्तावित किया उसके आधार पर वो क्या कहना चाहते हैं। और दूसरा, सर ने कहा कि ललिता सहस्रनाम में आद्य शंकराचार्य ने स्वयं को द्रविड़ शिशु कहा था। तो मेरा सर कहना है कि ललिता सहस्रनाम ब्रह्मांड पुराण का ग्रंथ है, और सौंदर्य लहरी में मुझे लगता है कि 73वें श्लोक में आचार्य शंकर ने स्वयं को दत्ते द्रविड़ शिशुरासाद्यम कह करके स्वयं को संबोधित किया है। तो ये दो बातें कहनी थी। मेरा पहला प्रश्न मूलतः वही है, तो सर अगर उस पर कुछ दृष्टि दे सकें तो मैं आभारी रहूंगा। प्रोफेसर गौरव। हाँ, ये जो भारोपीय परिवार या दुनिया की भाषाओं का जो विभाजन है, इस विभाजन से मैं सहमत हूँ कि नहीं, यह बहुत विकट और बहुत बड़ा प्रश्न है। भाषा वैज्ञानिकों ने विभिन्न, और इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए मेरा ज्ञान भी बहुत अल्प है। भाषा वैज्ञानिकों ने और विदेशी भी और भारत के भी ढेर सारे भाषा वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से भाषा परिवारों को समझा और विभाजित किया है। और भारोपीय, यद्यपि हम यह देखते हैं जो द्रविड़ और भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनके विभाजन, इनमें ढेर सारे समानता के सूत्र मिलते हैं। इनके बावजूद द्रविड़ भाषाओं की जो अपना परिवार है, इस परिवार से अलग करके उनकी मूलभूत विशेषताओं को अलग करके भारोपीय भाषाओं से जोड़ने के चिन्हों पे उतनी चर्चा मैंने अब तक बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि विभाजन गलत है या सही है। लेकिन एक बात तो है, जिस बात को आपने भी कहा है कि ढेर सारे सूत्र ऐसे दिखते हैं जो बताते हैं कि नहीं, दोनों में समानता ज़्यादा है। और उन समानताओं के होने के बावजूद दोनों परिवार अलग हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, ये नए शोध का विषय है। इसको हम इस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इससे सहमत हूँ कि नहीं। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। कोई अन्य सवाल, कोई अन्य विद्यार्थी जो प्रश्न पूछना चाहता हो प्रोफेसर गौरव से? ठीक है सर। जी विनय जी पूछिए। जी सर, सभी उपस्थित आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सर, मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, और मैंने गौरव सर के बात को काफी ध्यान से सुना, और उन्होंने काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। जो इन्होंने गांधी जी के ऊपर बोला है कि उन्होंने हिंदी की वकालत की, सर मुझे उससे बस एक प्रश्न करना है उस टॉपिक से कि अगर उन्होंने हिंदी की वकालत की असली मायने में, तो उन्होंने अपनी जो जीवन कथा है वो इंग्लिश में क्यों लिखी? सर, मैं उनका पूर्ण रूप से विरोधी या क्या बोलते हैं उसको, असहमत नहीं हूँ उनसे, लेकिन उनका एक विचार ये था कि अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवन कथा उन्होंने इंग्लिश में। मैंने आपकी बात समझ ली। गांधी जी हिंदी के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में क्यों लिखा, यही आपका प्रश्न है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की बात आप कर रहे हैं। जी जी जी। वो इसलिए लिखा, देखिए, तमाम, मैंने तिलक का भी नाम लिया जिनको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन वो हिंदी के समर्थक थे। गांधी की शिक्षा अंग्रेजी में हुई थी, वो गुजराती थे। वे अपने आप को ज्यादा अच्छे ढंग से अगर एक पुस्तक में अभिव्यक्त कर सकते थे तो वो अंग्रेजी में कर सकते थे। हिंदी में उनका प्रवाह नहीं था, हिंदी को पसंद करते थे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जिस व्यक्ति की जरूरत महसूस करते हैं, जिस चीज की जरूरत महसूस करते हैं, उसमें हमारा हाथ तंग होता है। तो उनका हाथ इतना तेज नहीं था, वो हिंदी साहित्य के बहुत ज्ञाता नहीं थे, हिंदी की भाषा उनकी अच्छी नहीं थी। बावजूद उसके उन्होंने अनेक सम्मेलनों में, अनेक काम, उसमें क्या बोलते हैं कि अधिवेशनों में अंग्रेजों के सामने हिंदी में अपनी बात रखी थी। इसका यह कतई मतलब नहीं माना चाहिए कि अगर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है तो वो ये उनकी बात को कंट्राडिक्ट कर रही है। मैं बताऊं, 1931 में संयुक्त भारत जो था उस समय, उसमें एक चेंबर ऑफ कॉमर्स का अधिवेशन कराची में हुआ था। और उस चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिवेशन में ढेर सारे अंग्रेज और व्यापारी वहां पर उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने अपना भाषण 31 में हिंदी में दिया, और ये कहते हुए दिया कि अंग्रेजी चूंकि हमारे देश के लोग नहीं समझते हैं,
और अंग्रेजी के माध्यम से हमको अपने देश को समझाने के लिए बात करनी है, मैं हिंदी में अपनी बात कहूंगा। तो सन 1918 में भी वायसराय के सामने उन्होंने हिंदी में ही बोला था। तो कई बार अंग्रेजी बोलने वाला या जानने वाला हिंदी इसलिए भी बोलता है, ऐसा नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री अगर जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में तो उसको अंग्रेजी नहीं आती है इसलिए हिंदी बोलता है, या उसे अंग्रेजी नहीं आती है इसलिए वो क्या बोलते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से हिंदी में बात करता है। इसलिए बात करता है कि तुम्हें भी नहीं आती है, मुझे यद्यपि अंग्रेजी आती है इसलिए मैं अपनी भाषा में बोलूंगा कि हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी को कोई किताब लिखनी हो तो हिंदी में वो लिख पावे। इस बात के अंतर को हमें समझना होगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी। और जैसे आत्मकथा में संप्रेषण अपनी बातों को रखना इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके लिए जिस भाषा में सहज है उन्होंने रखा। अच्छा वैसे प्रश्न था आपका। और कोई सवाल, अगर इस लास्ट सवाल लेते हैं हम उससे, और अगर आपको इग्नू इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं बाद में, और बाद में भी आपका प्रणाम सर। सवाल होगा तो जी हाँ सौरभ जी पूछें आप अपने सवाल। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो भाषाएं हैं, हमारा जो थीम है कि भारत की भाषाएं एवं भारतीयता, तो उसमें कोई भी भाषा होती है या बोली होती है वो किसी देश की वो धरोहर होती है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो उत्तर भारत का हमारा इलाका है इसमें हिंदी का वर्चस्व इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसको हम एकता के रूप में देखते हैं। तो उसमें कई कई बोलियां हैं जिनका अस्तित्व ही आज खतरे में आ गया है। जैसे मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, तो वहाँ का जो अवध प्रांत है तो वहाँ अवधी बोली जाती है। बुंदेलखंड में बुंदेली और बघेली ऐसी जितनी भी बोलियां हैं उनके अस्तित्व पे अब संकट आ गया है। तो ऐसे संदर्भ में हमें कितना जो है अपनी भाषाओं को बचाने के ऊपर जोर देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमने हमेशा जो है, जैसे हमारे लिए हिंदी बोलना सहज है, हमने कभी ये नहीं स्वीकार करना चाहा कि हम द्रविड़ की भाषाओं को अपने यहाँ सीखें, जिससे ये भी हमारी भारतीयता और एकता का जो मानक बन सकता था। लेकिन इग्नू वाले यार मीटिंग करवा रहे वो गूगल मीट, क्वेश्चन पढ़ा रहे। म्यूट करिए अपने को। जी हाँ हो गया म्यूट। पूछिए सौरभ जी, पूछिए सवाल आपको। हाँ जिसे इसी पे मैं पूछना चाहता था कि इसमें हमारी आगे बढ़ने की दिशा क्या होनी चाहिए। सौरभ जी की बात मैं समझ गया। सौरभ जी सही पूछ रहे हैं, और लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि हिंदी जो भाषा है वो 17 या 18 बोलियों का एक समूह है। जैसे मैं कुशीनगर से अगर बोल रहा हूँ तो मेरी जो भाषा है भोजपुरी है, मातृभाषा जिसे हम कहेंगे, जो आप कह रहे हैं जो मेरी मूल बोली है भोजपुरी है। आप अयोध्या के हैं, अवधी है। बुंदेली की आपने बात की, ब्रज की बात की, ढेर सारी बातें, हरियाणवी भाषा है, बिहारी भाषा है, मैथिली है, मगही है। ये सभी भाषाएं मिल के हिंदी बनाती हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है हम हमारे दैनिक जीवन की भाषा, हमारे माँ बाप के बीच बोलने वाली जो भाषा है वो हमारी भोजपुरी है। और यदि आपके अंदर इस बात की क्षमता है कि आप भोजपुरी में अपने साहित्य का सृजन कर सकते हैं, जैसे कि ढेर सारे लोग करते हैं, यदि अवधी में कर सकते हैं, ढेर सारे लोग अभी भी अवधी में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अवधी लिखने वालों की संख्या पिछले 10-20 वर्षों में कम हुई है। पहले लिखते थे लोग। जैसे आप देखेंगे भक्ति काल का जो समय है, जब जायसी ने और तुलसीदास ने हिंदी में अवधी में लिखा है, उसके बाद एकाएक पूरे के पूरे रीति काल में अवधी हमें दिखाई नहीं देती है, बहुत कम नाम मात्र की दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी का प्रभाव, उस समय तो हिंदी का प्रभाव नहीं बढ़ा था, लेकिन उस समय विशेष में ब्रज भाषा छाई हुई थी, इसलिए चारों तरफ के कवि ब्रज भाषा में लिख रहे थे रीति काल के दौर में। और बाद में भारतेंदु युग में, भारतेंदु तो भोजपुरी क्षेत्र के थे, जयशंकर प्रसाद तो भोजपुरी क्षेत्र के थे, ये लोग बनारसी थे, लोग ठेठ बनारसी थे। और ढेर सारे लोग जो भोजपुरी क्षेत्र के नहीं थे, मान लीजिए कि उत्तरांचल के थे, क्या बोलते हैं पंत, लेकिन ये सब लोग हिंदी में लिख रहे थे। क्योंकि जैसे भाषाओं में कई बार ऐसा होता है, भाषाओं का भी एक दौर आता है, भाषाओं का भी अपनी अपनी निजी विशिष्टताओं के साथ हो सकता है कि आप देखिए खड़ी बोली हिंदी आपको दिखाई देती है अमीर खुसरो के पास, मतलब कितना पहले दिखाई देती है, लेकिन बीच में 500-700 सालों तक एकदम गायब है, और फिर एकाएक जब आती है तो आधुनिक काल में छा जाती है। तो भाषाओं का भी एक कई बार दौर बनता है, और वो दौर विभिन्न कारणों से बनता है। और जैसे खड़ी बोली फिर छा गई, इसका कारण उर्दू से उसकी समीपता थी, उर्दू राज की भाषा थी, अंग्रेजों द्वारा स्वीकार की, फिर ये खड़ी बोली ज्यादा प्रभाव में आ गई। दोनों जैसे जो जिसे हम कहते हैं कि
पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली जो है वो एकदम सौरसेनीय भ्रम से वो भी निकली है, और सौरसेनीय भ्रम से उर्दू भी निकली है, दोनों में समानता थी इसलिए वो आगे बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम हिंदी में लिखते पढ़ते या बोलते हैं तो हम अपनी जो बोलियां हैं उनके विरोधी हैं, इस रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। जी धन्यवाद प्रोफेसर साहब, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय जी का इस कार्यक्रम के सफल समन्वयन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे सहयोगी डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, श्री योगेश कुमार जी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हमारे ऑफिस के कृष्ण मुरारी जी, पीए, और बाकी हमारे स्टाफ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, श्री मनोज पांडे जी, सभी ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आप सभी का धन्यवाद, और सबसे अधिक हमारे विद्यार्थियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत अच्छे से प्रतिभाग किया अपने सवालों के साथ, अपने धैर्य के साथ। और प्रोफेसर गौरव जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस लेक्चर के बाद से हमारा मन बना है कि इस तरीके के आपसे विकास बार हम और कुछ लेक्चर जल्दी कराएं, जिससे हमारे साथ विद्यार्थियों के साथ साथ हमारे विद्यार्थियों के साथ साथ हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। बहुत